नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 2 जून 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे डिस्कस करने होते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, तो उस पर ज़्यादा सा फोकस मत कीजिए। फोकस कीजिए कंटेंट पर कि कंटेंट जो आपको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं अच्छा कंटेंट दूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा ही होगा। मैं अगर कटौती करूंगा, मैं अगर बेईमानी करूंगा तो वीडियो मैं 15 मिनट में समेट कर रख दूंगा, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के पास डेटा, मोबाइल डेटा लिमिटेड होता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको, लेकिन मेरी भी मजबूरी थोड़ा सा समझिएगा। मुझे अगर अच्छा कंटेंट आपको देना है, 2 न्यूज़पेपर मैं डिस्कस करता हूँ, द हिंदू को कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और दैनिक जागरण जो अपना डेली होता है उसको। तो अगर मुझे दोनों न्यूज़पेपर को डिस्कस करना है तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा। आपको दिक्कत होती है उसको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिलेक्शन का क्या होता है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपका अंत अगर असफलता हो रहा है तो इसका मतलब ये समझिएगा कि अभी वो अंत नहीं है। अंत उसी दिन होता है जब तक कुछ सुखद ना होता। हैप्पी एंडिंग ही होता है दुनिया में, ख़राब एंडिंग कभी भी नहीं होता है। तो जिस दिन आपको कुछ लगे कि नहीं आज का दिन सही नहीं था या ये रिजल्ट मेरे मन मुताबिक नहीं है वगैरह वगैरह चीज़ें, तो समझिएगा कि वो अंत नहीं आया है। अंत उस दिन आएगा जिस दिन सुखद रिजल्ट आता है या सुखद कुछ भी होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इस फील्ड में, सिविल सर्विसेज के फील्ड में पढ़ाई के साथ साथ ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखना होता है एग्ज़ाम और रिजल्ट के प्रति। अगर पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगा आपका तो बहुत सारी दिक्कतें आती है आपको इसकी तैयारी करने के दौरान। इसलिए पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना। सिलेक्शन जो पढ़ते हैं उनका होने का परसेंट रहता है 90, नहीं होने का परसेंट रहता है 10%। जो पढ़ते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो 90% पर क्यों नहीं फोकस करते हैं आप? 10% पर ही क्यों फोकस करना? मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इसकी तैयारी के दौरान। वो एनर्जी आती है पॉजिटिविटी से ही, इसलिए उसको बना कर रखिएगा। बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। 2 न्यूज़पेपर है, द हिंदू और दैनिक जागरण। उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं पीटी और फैक्ट से संबंधित, और कुछ बड़े न्यूज़ हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना बहुत ही नितांत जरूरी है। ओके, पहला न्यूज़ क्या है? पहला न्यूज़ अपने लिए वही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसमें क्या है, एक चीज़ इसको आप सर्च करेंगे, अगले लेक्चर में इसको डिटेल में समझाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये जो है 31 माह में शीर्ष पर पहुंच गया। मतलब मैन्युफैक्चरिंग हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है और जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ रहा है। जीएसटी क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का मतलब क्या होता है कि देश में खरीदें जो चीज़ें हैं वो खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो उसी पर ये टैक्स लगता है। आपको पता ही होगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? कर लग रहा है किसी और पर, भुगतान कर रहा है किसी और। आपने दुकान से जो सामान खरीदा, मान लीजिए आपने 1 लीटर तेल खरीदा, तो जो आप उस पर जीएसटी देते हैं आप पे करते हैं उसको, लेकिन वो जीएसटी एक्चुअली में था किसका? तो दुकानदार का, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कराघात और कराफात, मतलब जिस पर कर लगाया जाता है वही पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर कर लगाया जाता है उसके बदले में पे कोई और कर रहा होता है। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक और फ़र्क होता है। मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन 1.57 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जो काफ़ी हद तक बहुत ही ऊँचा है ना। और एक और अंतर होता है, जैसे अंबानी साहब हैं, इन पर जो डायरेक्ट टैक्स लगेगा, प्रत्यक्ष कर जो लगेगा, वो जितना कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज 30% या 40% टैक्स लगेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप मान लीजिए कमाते हैं कम, मान लीजिए 10 ही लाख कमाते हैं, 10 लाख तक पर टैक्सेशन फ्री कर दिया गया आई थिंक, तो इस पर आपको कोई कर नहीं लगेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष कर की। जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? अंबानी साहब खरीदेंगे 1 लीटर तेल, तो उनको भी 18% जीएसटी देना पड़ सकता है। आप 1 लीटर तेल खरीदेंगे तो आपको भी 18% जीएसटी देना पड़ सकता है। उनके लिए 18% कुछ नहीं है, आपके लिए 18% बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो ये भी एक बेसिक अंतर होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेज में जो गरीब हो अमीर हो सब पर समान रूप से पड़ता है, जबकि नहीं पड़ना चाहिए। जबकि डायरेक्ट टैक्सेज में अमीर पर अलग का एक टैक्स होता है और गरीबों पर अलग टैक्स होता है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश का बढ़ रहा है। आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं हमारे देश में और उसका समाधान क्या क्या है। तो कल जो हम लोग ये पीएमआई डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग।
भारत नेपाल के रिश्ते को देंगे हिमालय की ऊंचाई, प्रधानमंत्री जी ने बोला है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, वो भारत आए हैं, भारत यात्रा पर हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बैठक हुई हम दोनों देशों के बीच। जब भी भारत और नेपाल के रिलेशन को आप डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन में जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखना होता है कि हमारा साझा पहली बात तो इतिहास क्या है, कौन कौन से ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट हैं जिसको हम दोनों लोग शेयर करते हैं, जैसे बुद्धिज़्म को लेकर है या रामायण को लेकर है या हिंदुइज्म को लेकर है। पारंपरिक रूप से अखंड भारत का हिस्सा रहा था नेपाल, लेकिन समय के साथ वो अलग हो गया, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्तमान में जब भी आप जाएंगे तो सबसे पहले इतिहास को पढ़ लेंगे कि हमारा रिलेशन का इतिहास क्या रहा है, चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं भारत और नेपाल के रिलेशन में, उसके बाद से समाधान क्या क्या है, किस किस क्षेत्र में हम दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। ये कुछ आयाम मैं बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री आए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं हुई हैं, ध्यान रखिएगा, पीटी में भी यहाँ से सवाल पूछ सकता है। बहराइच के रूपईडीहा और नेपाल के नेपालगंज में एकीकृत चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है। बिहार के बथनाहा से नेपाल के कस्टम यार्ड के लिए एक मालवाहक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई है। बथनाहा कहाँ पर है ये मैं बताऊंगा आपको। जयनगर बर्दीबास रूट पर कुर्था से बैजालपुर तक 18 किलोमीटर लंबे ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। भैरहवा नेपाल और सनौली भारत में एकीकृत चेक पोस्ट का शिलान्यास किया गया है। मोतिहारी और अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के तहत दूसरे चरण की सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। गोरखपुर भुटवल ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से का शुभारंभ किया गया है। नई दिल्ली में इन दोनों का मुलाकात हुआ। नेपाल में भारत के लगाए उर्वरक प्लांट 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। नेपाल में जो भारत के लगाए गए उर्वरक प्लांट है वो 10,000 मेगावाट बिजली की अभी खरीद करेगा। उसके बाद से प्रचंड ने मोदी के कार्यकाल को भारत के आर्थिक परिदृश्य में आए बड़े बदलाव को सराहा भी है। और जो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जी बने हैं, उनका टर्म शुरू हुआ है, उसके बाद उनकी पहली यात्रा भारत की ही हुई है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। माओवादी पार्टी के नेता हैं, माओ के मतलब विचारधारा को फॉलो करते हैं। माओवादी क्रांति हुई थी नेपाल में, राजतंत्र को समाप्त कर माओवादी क्रांति के द्वारा वहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको इतिहास वहाँ का पता होना चाहिए। उसके बाद से क्या है, जैसे अब कुछ चुनौतियों की बात करेगा, यहाँ पर कुछ डेटा है उसको पढ़ा देता हूँ, फिर मैं चुनौतियों का आपको बता दूंगा। भारत ने न सिर्फ नेपाल से अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का समझौता किया है, बल्कि वो नेपाल में बिजली को बांग्लादेश में बेचने में भी उसकी मदद करेगा। अब नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल में जो बिजली बनती है उसको कहाँ पर बेचने में मदद करेगा भारत, बांग्लादेश को। यह आने वाले दिनों में भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बिजली सेक्टर को आपस में जोड़ने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। भारत ने नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादन की आपूर्ति के लिए मोतिहारी से अमलेखगंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के छापा तक एक दूसरी पाइपलाइन बिछाने का भी फैसला लिया गया है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने बाद ही नेपाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान उन्होंने हिट साझेदारी की बात की थी। 9 वर्षों में आपसी साझेदारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। अब हम आते हैं कि हमें क्या सवालों पूछा जाएगा और हम कहाँ कहाँ पर जाएंगे। जब भी आपसे नेपाल और भारत के रिश्तों की चुनौतियों को पूछा जाए तो पहला क्या लिखेंगे, बॉर्डर को लेकर अभी भी समस्या है। लिम्पियाधुरा और लिपुलेख और का जो काला पानी का दर्रा का भाग है उसको लेकर हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा विवाद है। 2020 में आई थिंक या 21 में नेपाल ने अपना राजनीतिक पॉलिटिकल मैप जारी किया था, जिसमें इस क्षेत्रों को अपने हिस्से का बता दिया और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बॉर्डर समस्या का अभी भी समाधान नहीं हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा है चीन को लेकर, जो नेपाल में एक चीन की बहुत बड़ी प्रभुत्व बन रही है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है जिसका समाधान अभी भी नहीं हुआ है। तीसरा 1952 का एक हम दोनों देशों के बीच में समझौता है, भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल बार बार कहता है कि उस समझौते में कुछ सुधार करनी चाहिए, इसको लेकर भी विवाद है हम लोगों के बीच में। चौथा क्या है, मधेसी। मधेसी कौन लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं जो भारतीय मूल के होते, नेपाल में रहते, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ये सब कुछ पॉइंट मैंने ऐसे बताए हैं जिसको आपको ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, चुनौतियों को जरूर ध्यान में रखिएगा, समाधान तो आपको पता ही होता है। ओके, अगले पर चलते और ये बताइएगा मुझे कि नेपाल और भारत की कितनी लंबी सीमा है किलोमीटर में, और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल और भारत के बीच में सीमा साझा करते हैं। बस ये 2 चीज़ आपको बताना है मुझे। ओके, अगले पर चलते हैं। बाकी IR में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम लोग हर एस्पेक्ट को छुएंगे हम लोग, उसकी चिंता मत कीजिएगा। एक न्यूज़ और मुझे बताना था, पिछले वाले न्यूज़ पर मैं थोड़ा सा उसमें से आगे बढ़ गया। कोर सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोर सेक्टर क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को।
हर देश की इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनके बिना इकोनॉमी का पहिया घूमेगा ही नहीं। इकोनॉमी का प्राण वायु इसको आप सामान्य भाषा में बोल सकते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इन 8 कोर सेक्टर के पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, इसको देख कर जाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिएगा कि कोर सेक्टर को देख कर जाना एग्जामिनेशन में, क्योंकि यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है कि कोर सेक्टर में वर्तमान में सबसे अधिक भारांश किसका है। कोर सेक्टर किसको कहते हैं? इकोनॉमी का कुछ ऐसे सेक्टर जिनके बिना इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। ये 8 सेक्टर को भारत सरकार ने चिन्हित किया हुआ है। कौन से वो 8 सेक्टर हैं? 8 के नाम याद रखिएगा और इनका प्रायोरिटी याद रखना है आपको। एग्जाम से पहले जाने से पहले आंकड़े देख कर जाना एग्जामिनेशन में। पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस में भी पूछ सकता है इससे जुड़े हुए सवाल। पहला है कोयला का सेक्टर, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है रिफाइनरी। देखिए रिफाइनरी उत्पाद अलग है, कच्चा तेल अलग है, प्राकृतिक गैस अलग अलग हैं, ये सारे सेक्टर। ओके, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, ये 8 वैसे सेक्टर हैं जिनमें अगर सरकार देखती रहती है कि इनमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इनमें गिरा ये तो नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि इसी पर पूरी की पूरी इकॉनमी डिपेंडेंट है हमारी। ये 8 सेक्टर कोर सेक्टर कहलाते हैं हमारी इकॉनमी का। इनसे जुड़े हुए आंकड़े जारी किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कि इनके बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो रिफाइनरी सबसे टॉप पर है। इनमें सबसे अधिक भारांश किसका है? कोर सेक्टर में अगर 100 रुपये का उत्पादन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा भारांश किसका है? तो उसमें रिफाइनरी का भारांश है, फिर बिजली का है, फिर स्टील का है, फिर कोयला का है, फिर कच्चा तेल का, फिर प्राकृतिक गैस का, फिर सीमेंट का, फिर उर्वरक का है। ये चीज़ याद रहेगा। कोर सेक्टर पता रहेगा क्या है? 8 कोर सेक्टर है, प्राणवायु कहलाते हैं इकोनॉमी के ये। इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने बता दिया है। और आगे बढ़ते हैं। इनसे जुड़े हुए आंकड़े कौन जारी करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एनएसओ के द्वारा मासिक रूप से संकलित प्रकाशित किया जाता है। एग्जाम में जाने से पहले आप देख लेंगे टॉप पर कौन रहता है। वैसे सामान्य तौर पर रिफाइनरी ही टॉप पर रहता है। और उर्वरक सोचिए ना एक बार, रिफाइनरी का कितना ज़्यादा कॉस्ट है, कितना ज़्यादा देशों में निर्यात करते हैं हम रिफाइनरी प्रोडक्ट, लेकिन उर्वरक उसके तुलना में तो थोड़ा सा छोटा होगा, है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे पहले पर कौन है और आखिरी पर कौन है। रिफाइनरी के बाद बिजली, फिर स्टील, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। इसका कोई सीक्वेंस बनाकर याद करने का कोई फॉर्मूला बना लीजिएगा जिससे आपको आसानी हो। एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इसके रैंकिंग, इसका ध्यान रखेंगे आप लोगों के। और कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है। इसका एक समग्र संकेतक है जो निम्न रूप से वर्गीकृत किए गए उद्योग समूह के वृद्धि दर को मापता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपके पीटी फैक्ट से रिलेटेड है। क्या है कि भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 3 उपाध्यक्षों में से एक चुना गया है। जिनेवा में गुरुवार को हुए WMO विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि चुनाव में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अब्दुल्ला अल मैंडोस को 4 साल के कार्यकाल के लिए WMO का अध्यक्ष चुना गया और उसके 3 उपाध्यक्षों में से एक मृत्युंजय महापात्रा को चुना गया। ये आपको याद रहेगा, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, ये आपको याद रखना, ये पीटी फैक्ट है। ओके। अर्जेंटीना के सेलेसेट साउलो WMO की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई है, महिला महासचिव। ओके। कोट डी आइवर के मौसम विज्ञान के निदेशक दाऊदा कोनेटा व आइरिश मौसम विज्ञान के सेवा निदेशक मैट इरेना के इयान मोरेन पहले और दूसरे उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। तो हमें मुख्यतः मृत्युंजय महापात्रा जी का नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से पीटी के फैक्ट आपके पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज़ पर अब हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है ये नेपाल और भारत से संबंधित ही है। इसमें बिहार के जगह का नाम लिखा हुआ है और PM स्वनिधि है। PM स्वनिधि कल मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसको देखते हैं क्या है। भारत और नेपाल के बीच ऐसे संबंध बनाए जाएंगे कि बीच में बॉर्डर बाधा न बन पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा बोला है। 43 बोगियों की कार्गो ट्रेन 2750 टन लोहा लेकर नेपाल के रवाना हुआ है। कुर्था से बैजालपुर तक 18 किलोमीटर की यात्री रेल सेवा का भी शुभारंभ, कई अन्य सौगातें भी दी गई हैं। आपको क्या करना है, बिहार के साथ नेपाल के कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा BPSC के रिगार्डिंग, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रेल मार्ग गुजरता है। जैसे जयनगर से एक जाती है। और एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे पहला, रामायण सर्किट के लिए नेपाल को आमंत्रित किया गया क्योंकि जनकपुर जो है वर्तमान का, जो जहाँ से वैदेही थी मतलब सीता जी थी, वो जगह नेपाल में ही है। तो रामायण सर्किट में उसको शामिल करने की बात हो रही है। बुद्धिस्ट सर्किट में ही बात हो रही है कि नेपाल का जो जहाँ पर बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था उस जगह को शामिल किया जाने की बात हो रही है। पर्यटन को भी हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इन 2 चीज़ों का ध्यान में रखेंगे आप लोग। साथ ही भारत सरकार ने बोला है कि हम रेल मार्ग के द्वारा नेपाल को तो जोड़ ही रहे हैं, रेल के द्वारा तो जोड़ ही रहे हैं हम लोग, रेल के द्वारा तो हम जो लोग जोड़ ही रहे हैं, लेकिन भारत का जो इनलैंड वाटरवे है
जैसे गंगा जी का पानी गंगा जी वाटरवे में आती हैं अपने। तो इनलैंड वाटरवे जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कल, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे आप, कि इनलैंड वाटरवे जो भारत का है, अंतर्देशीय जो जल मार्ग है हमारा, उसका भी उपयोग करने के लिए हम नेपाल को अनुमति देंगे कि आप इसका भी उपयोग कीजिए। ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। ये सब मैं क्षेत्र बता रहा हूँ आपको। आंसर राइटिंग में बोली हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, भले ही आपको किताब की चीज़ें याद रहे न रहे। भारत और नेपाल रेल कार्गो सेवा की गुरुवार को शुरुआत कर दी गई। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस, ये क्या है, ये विदेश मंत्रालय का है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। उद्घाटन समारोह का आयोजन बिहार के अररिया जिले के बथनाहा रेलवे स्टेशन पर किया गया था। कौन सा जिला? अररिया जिला। कौन सा स्टेशन? बथनाहा स्टेशन। ये पीटी फैक्ट हो गया आपका। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत यह काम हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की उन्होंने। बथनाहा स्टेशन कहाँ पर है ये पता चल गया, अररिया में है। नेपाल अपनी ज़रूरत का 70% सामान भारत से लेता है, मतलब नेपाल की भारत पर बहुत ही ज़्यादा निर्भरता है, इसका ध्यान रखेंगे। बहुत सारा आयाम मैंने बताया है। एक मैंने बिजली का आयाम बताया है, एक मैंने पर्यटन का आयाम बताया है, एक मैंने कार्गो शिपमेंट का बताया है, एक मैंने इनलैंड वाटरवे का बताया है आपको, एक मैंने बताया है चुनौती में कि हमारे बॉर्डर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी विवाद चल रहा है। दूसरा हमने क्या बताया, मधेसी आंदोलन को लेकर अभी भी विवाद है। ये सब विवादों को ध्यान में रखेंगे। चीन को लेकर अभी भी विवाद है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप वहाँ पर बनाकर लिख देंगे आंसर को। ओके, अगले पर बढ़ते हैं। और चेक पोस्ट वाला तो अभी हमने कर ही लिया ना, कि चेक पोस्ट महाराजागंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेपाली प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बहराइच जिले के, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रुपईडीहा व नेपाल के नेपालगंज में एकीकृत चेक पोस्ट का वर्चुअल शिलान्यास भी किया है। ओके, अगले पर चलते हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का किया है आह्वान। देखिए हो क्या रहा है, ब्रिक्स ये तो पता होगा, ब्रिक्स जो है पता होगा। इसके बैठक का मंत्री स्तरीय बैठक हुई है कहाँ पर, तो ये साउथ अफ्रीका में बैठक हुई है। कहाँ पर? केप टाउन, साउथ अफ्रीका में बैठक हुई है। और बस इसमें पीटी फैक्ट के लिए ये था कि साउथ अफ्रीका में बैठक, और वहाँ पर हमने बोला कि आतंकवाद के खिलाफ हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का नाम लिए ही बिना हमने बोला कि भाई ऐसा करो, आतंकवाद को लेकर ब्रिक्स को एक अच्छा खासा कदम उठाना चाहिए और आतंकवाद को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का पालन होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ पीटी फैक्ट क्या है कि कहाँ पर हुई है मंत्री स्तरीय बैठक, तो दक्षिण अफ्रीका में ये बैठक हुई है। ओके, अगला जो न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटी में आपको, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। पॉलिटी में इससे जुड़े हुए सवाल सारे पीसीएस में और यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। बीपीएससी बचा हुआ है, वहाँ पर भी पूछे जाने की संभावना प्रबल है, क्योंकि किसका स्टेटमेंट है, किसी सामान्य का नहीं है। विधि आयोग की राय है कि राजद्रोह से संबंधित कानून को बरकरार रखने की ज़रूरत है। लेकिन इस पेपर ने, द हिंदू ने तो इसको बहुत ही डिटेल में बताया है। द हिंदू ने हेडलाइन कुछ अलग रखा है। द हिंदू ने हेडलाइन रखा है कि विधि आयोग ने बोला है, विधि आयोग ने, सुनिएगा मेरी बातों को ध्यानपूर्वक, इसी स्टेटमेंट से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। विधि आयोग ने बोला है कि राजद्रोह संबंधी जो कानून है वो बनाए रखने की ज़रूरत है, लेकिन उस पर कुछ लगाम लगाने की भी ज़रूरत है। असल में विधि आयोग ने यही बोला है। विधि आयोग आपको पता होगा, इसका गठन किया जाता है ना। अब इसने बोला है तो ये क्या काम करती है विधि आयोग? कुछ ऐसे कानून जो पुराने हो गए हैं या कुछ ऐसे कानून जिनमें सुधार की ज़रूरत है, इन सब से जुड़े हुए रिकमेंडेशन देती है। यही तो काम करती है मूल रूप से विधि आयोग। विधि आयोग की राय है कि राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A को बरकरार रखने की जरूरत है। हालांकि इसके इस्तेमाल के बारे में अधिक स्पष्टता के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। विधि आयोग ने यही बोला है। तो सबसे पहली बात, अब मेरी बात सुनिए, 124A और 153 ये दोनों ऐसे कानून हैं जो राष्ट्र सुरक्षा, नासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राजद्रोह संबंधी कानून जो होते हैं उसके तहत इसका धड़ल्ले इस्तेमाल किया जाता है। और ये कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून है। बहुत सारी इस कानून को लेकर आपत्ति भी उठाई गई है समय समय पर। इस कानून को क्यों रखना चाहिए? आज के वर्तमान भारत के मॉडर्न सोसाइटी में क्या इसकी ज़रूरत है? क्या ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? जैसे ही मैं बोलूँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको पता हो जाना चाहिए कौन सा आर्टिकल। आर्टिकल 19 की मैं बात कर रहा हूँ, 19(1)(a) की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या ये कानून लगाम नहीं लगाती है? क्या है, हमें डिफाइन नहीं करना चाहिए कि राजद्रोह आखिर होता क्या है? सरकार के खिलाफ कुछ बोलना राजद्रोह होता है या देश के खिलाफ कुछ बोलना राजद्रोह होता है? देश के खिलाफ बोलना राजद्रोह होता है, सरकार के खिलाफ बोलना तो राजद्रोह नहीं होता है। वो तो कर्तव्य बन जाता है कि भाई सरकार की आलोचना तो होनी ही चाहिए, स्वच्छ आलोचना। ओके, तो राजद्रोह आजकल कैसे लगाए जा रहे हैं? आजकल तो सरकार की आलोचना करने पर भी राजद्रोह लगाए जा रहे हैं।
इससे जुड़े हुए आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्या 124 से या राजद्रोह से जुड़े हुए कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाते हैं या नहीं। अब उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वैसे एक फैक्ट बता देता हूँ उससे पहले कि 22वें विधि आयोग जो है 22वें विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी हैं। इसका ध्यान रखिएगा, दे देगा कि निम्न में से कौन अलग हैं, तो ऋतुराज अवस्थी कौन विधि आयोग के सदस्य हैं, तो ऋतुराज अवस्थी जी का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं डिटेल पर। देखिए क्या है कि 5वें दशक में तीसरी बार विधि आयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 124 की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में इस पर पुनर्विचार करने की बात की है। जनता के लिए इस विषय पर राष्ट्रीय बहस हेतु विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया गया है। सत्ता के खिलाफ बोलने, लिखने, बोलने या दृश्य फिल्म के प्रस्तुति व प्रतिबंध प्रथम दृष्टया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन माना जाता है। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर अगर राजद्रोह लगता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन माना जाता है। हर जगह शासक अपने खिलाफ असंतोष को भड़काने वाले प्रयास और कटु आलोचना रोकने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में औपनिवेशिक शासन के तहत अधिनियमित भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से एक प्रासंगिक कानूनी माध्यम बनी हुई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 है क्या? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आपको। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के अनुसार बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों के द्वारा दृश्य प्रस्तुति के द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जा सकता है। 124 से क्या है ये तो पता चल गया आपको। परामर्श रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। विधि आयोग ने अपने परामर्श में कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार के प्रति असहमति और उसकी आलोचना सार्वजनिक बहस का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। इस संदर्भ में आयोग ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 है, जिसके तहत राजद्रोह का प्रावधान किया गया है, पर पुनर्विचार करने या उसे रद्द करने का समय आ गया है। ये पहले का है थोड़ा सा। आयोग ने इस पर विचार करते हुए मुक्त वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का एक आवश्यक घटक है। धारा 124 को हटाने या पुनर्परिभाषित करने के लिए सार्वजनिक राय आमंत्रित की है कि भाई आप लोग भी राय दीजिए अपनी अपनी कि इस पर क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इस तरह आयोग ने कहा कि राज्य की कार्रवाई के प्रति असहमति के व्यक्ति को राजद्रोह के रूप में नहीं माना जा सकता। उन्होंने बोला कि सरकार स्टेट, देखिए पहली बात तो इस चीज़ का बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, देश अलग होता है, सरकार अलग होती है। देश होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और सरकार होती है वो सॉफ्टवेयर जो उसमें काम कर रही होती है। सॉफ्टवेयर बदलते रहते हैं, हार्डवेयर स्थिर रहता है, देश स्थिर रहता है, सरकारें आती जाती रहती हैं। देश के खिलाफ कुछ बोलना गलत होता है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना गलत नहीं होता है। कई बार कुछ ऐसे नेता उत्पन्न हो जाते हैं जो खुद को ही देश मान लेते हैं। इंदिरा गांधी जी के समय में एक भाषण चलता था कि इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है। तो वो सब जमाने निकल जाते, इंदिरा जी कहाँ गई आज भूल भी गए बहुत सारे लोग उनको। तो सरकारें आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते, देश वही रहता है। तो यही इन्होंने बोला है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलना तो लोकतंत्र में एक स्वस्थ चीज़ माना जाता है, सरकार की आलोचना करना। लेकिन उसको अगर आप देश की आलोचना से जोड़कर राजद्रोह का कानून लगा दोगे तो वो कहीं से भी सही नहीं होता है। एक समझने की कोशिश कर रहे होंगे आप लोग, समझ में आ रहा होगा, ब्रॉड व्यू थोड़ा सा मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे विचार जो कि सरकार की नीतियों का अनुरूप नहीं है कि व्यक्ति के मात्र से व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया सकता। गौरतलब है कि अपने इतिहास की आलोचना करने और प्रतिकार करने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित है। राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन इसका दुरुपयोग स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई साहब एक बात बताऊं मुझे, आर्टिकल 19(2) का जो भाग है उसमें तो लिखा ही हुआ है आपने कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा संबंधित चीज़ों पर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। ये लिखा हुआ है ना अपने संविधान में, आर्टिकल 19(2) पढ़ा होगा आपने। तो इन्होंने बोला फिर 124 की क्या जरूरत है, इसको हटा दीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम तो यहीं पर संविधान में ही लिख के लगा दिया कि भाई देश के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलोगे, अखंडता से जुड़े हुए चीज़ों पर नहीं बोलोगे, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए चीज़ों पर नहीं बोलोगे, तो वहाँ तो लगाम है ही। 124 से आपने रखा क्यों हुआ? ये मैं आपको पक्ष और विपक्ष में तर्के बता रहा हूँ, जिसको आपको लिख कर आने। पक्ष में हम ऐसी बातें लिखेंगे कि लगेगा कि क्या कानून है, वाह इसको होना चाहिए। विपक्ष में ऐसी बातें लिखेंगे कि लगेगा कि इस कानून को तो आज ही रद्द कर देना चाहिए। ऐसे ही लिखा जाता है आंसर। ओके, उसके बाद से क्या है, राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तो है ही कानून। उसके बाद से है इस धारा से जुड़ी हुई चुनौतियों पर आ जाते हैं। हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अक्सर कार्यकर्ता, विरोधियों, लेखकों, यहाँ तक कि कार्टूनिस्ट के खिलाफ भी इस धारा का प्रयोग की खबरें दोहराई गई हैं। आपने सुना होगा कि जो गाय वगैरह की तस्करी में पकड़े जाते हैं उन पर भी कई बार ये सब कानून लगा दी जाती है ना। उनके लिए तो कानून अलग से हैं ही, उनको सज़ा दीजिए जो कानून है उसके तहत। लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाता है। कई बार लेखक, पत्रकार
कार्टूनिस्ट, कार्टून किसी का नेता गंदा बना दिया, उसको लेकर भी ये रासुका लगा देते हैं और 124 से राजद्रोह वगैरह लगा देते हैं। उल्लेखनीय है कि 1870 में संभावित विद्रोह के डर से औपनिवेशिक शासकों द्वारा राजद्रोह कानून को भारतीय दंड संहिता के शामिल किया गया था। 1870 का इस भी याद कीजिए। 1857 में विद्रोह हुए तो उसके बाद विद्रोह पर विद्रोह हो रहे थे, अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी, तो उसी ने फिर ऐसा एक्ट पारित किया था और वो एक्ट आज तक है ही। इस एक्ट के तहत तो महात्मा गांधी और कौन है, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों को भी जेल जाना पड़ा है ना। उसके बाद से क्या है कि आज़ादी के बाद से इसे खत्म किए जाने की मांग हमेशा होती रही है। धारा 124A को लगातार कई पीढ़ियों द्वारा पुनर्विचार करके इसे बचाकर रखा गया, किंतु पूरी तरह निरस्त नहीं किया गया है। 1968 में विधि आयोग की एक पूर्व रिपोर्ट में इस खंड को रद्द करने का विचार खारिज कर दिया गया था। 1971 में पैनल चाहता था कि असुरक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए वगैरह वगैरह, उन्होंने बोला था कि इसको बनाकर रखना चाहिए। इतना ही नहीं, 2014 में झारखंड में तो विस्थापन का विरोध करे आदिवासियों पर भी देशद्रोह का कानून लगा दिया गया था। जो विस्थापन का विरोध कर रहे थे आदिवासी लोग, 2014 में उनके ऊपर लगा दिया गया देशद्रोह का कानून। बताइए वो देशद्रोह हैं। हालांकि राजद्रोह कानून के विरोध अक्सर दावे करते हैं कि आईपीसी की धारा 124A अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार की भावना के प्रतिकूल है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। इसका नियम 1A कहता है कि सभी नागरिकों को बोलने अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, किंतु इस स्वतंत्र वाणी अथवा अभिव्यक्ति पर निश्चित प्रतिबंध भी लगाता है। आगे की राह क्या हो सकती है इसमें? आगे की राह ये हो सकती है कि सबसे पहली बात 124A को परिभाषित किया जाए। परिभाषित करने का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ का परिभाषा होता है उसका दायरा सीमित होता है। जो चीज़ अपरिभाषित होता है उसमें समग्र विश्व शामिल हो सकता है। तो इसको इन्होंने बोला है कि भाई ऐसा करो, सबसे पहले इसको परिभाषित कीजिए और इसके जो कहीं से भी आप लगा देते हैं ना, उसको रोकने की कोशिश कीजिए कि कोई भी कहीं भी इसका दुरुपयोग ना हो, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला ना जाए इसकी मदद से। 124A का मैंने एक इतिहास भी बताया है, इससे जुड़े हुए विधि आयोग के बहुत सारे रिकमेंडेशन भी मैंने आपको बताया है, क्यों ये अच्छा है क्यों बुरा है ये भी बताया है मैंने आपको। 124A आज भी कहीं सा जगह ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर अब जैसे खालिस्तान का मुद्दा था, वहाँ तो राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था कि नहीं? बताइए मुझे आप। बिल्कुल लगना चाहिए था। अब ग्रेटर नागालिगम की बात करते हैं, नागालैंड को अलग देश बनाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर 124A लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर कोई लोग बात करते हैं तो उन पर राजद्रोह लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगना चाहिए। तो इसलिए कहीं कहीं पर यह ज़रूरत भी पड़ता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। ओके, और आप क्या बताएंगे कि दुरुपयोग किस कानून का नहीं होता है भारत में? क्या रेप से जुड़े हुए कानून का दुरुपयोग नहीं होता है? पक्ष में जब बात करना हो इसको तब सुनिए, पक्ष में वकीलों जैसे बोलना है कि दुरुपयोग किस कानून का नहीं होता है? या रेप वाले का नहीं होता है? दहेज के जुड़े कानून का नहीं होता है? SC/ST एक्ट का नहीं होता है? क्या हम उसको ख़त्म कर देंगे? नहीं, उसके सदुपयोग को बढ़ावा देंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं अब हम लोग। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है कि सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी मल्टी वेक्टरिज्म पेज ऑफ। अब ये न्यूज़ क्या है भाई? द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें कुछ संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वहाँ से PT में आपके फैक्ट आएगा। और एक समिट हुआ है, ये समिट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, और जो नहीं सुनते हैं BPSC और UPSC वहीं से सवाल बनाता है। C+C5 समिट, C+C5 समिट। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या नोट्स बनाए हम रोज़ न्यूज़पेपर का? नहीं, रोज़ न्यूज़पेपर का नोट्स बनाएंगे तो इतना ज़्यादा नोट्स हो जाएगा कि GS का नोट्स उसका आधा हो जाएगा, इतना सारा 10-20 कॉपी हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें से बस टॉपिक को नोट कीजिए कि हाँ C+C5 कोई टॉपिक है, इसको हमें डिटेल में मंथली मैगजीन जब आएगा उसमें से पढ़ना है। मंथली मैगजीन जब आता है तो उसमें करंट अफेयर रहते ही हैं, उसको अपने कॉपी पर लिखने का कोई बेनिफिट नहीं होता। मंथली मैगजीन के ऊपर एक वाइट पेपर चिपका दीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं उस मंथली मैगजीन में उसको नोट कर दीजिए, बस इतना ही करना होता है। करंट अफेयर जो लिखा हुआ है मंथली मैगजीन, उसको क्यों फिर से नोट करके समय बर्बाद करना, है ना। हाँ, PT का कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ तो उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। PT फैक्ट करके एक बना लीजिए, उसमें आपको रोज़ 2-4 पॉइंट ही मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको नोट कर सकते हैं। अब C+C5 समिट क्या है? ये चाइना में हुआ है और क्या है सेंट्रल एशिया से संबंधित राजनीति, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है ये, और पढ़ते हैं इसको। क्या है न्यूज़ की? देखिए लिखा हुआ है कि हाल ही में चीन ने C+C5 समूह की बैठक आयोजित की, जिसमें चीन और 5 मध्य एशियाई गणराज्य अर्थात उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान ने भाग लिया है। इन सब देशों ने और चाइना +1, 2, 3, 4, 5 देशों ने भाग लिया। C+5 क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेंट्रल एशिया है, चाइना +C5 यानी कि सेंट्रल एशिया के 5 देश, ये ध्यान में रहेगा।
कौन कौन से लोग हैं इसमें, ये ध्यान में रहेगा। कहाँ पर बैठक हुई है, तो चीन में इसकी बैठक हुई है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से राजनयिक संबंध की श्रृंखला में इन देशों के साथ चीन का यह नवीनतम आयोजन है। इन देशों की ज्योग्राफी थोड़ा सा देख लेंगे तो यहाँ पर हैं ये सारे के सारे देश, और इन देशों की राजधानी से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चे इनकी राजधानी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी को तजाकिस्तान समझ लेते हैं, क्योंकि सारे तो स्थान एक ही जगह हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, देखिए सब में स्थान लगा हुआ है ना। हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में आयोजित पहले C+C5 शिखर सम्मेलन में चीन और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस क्षेत्र के साथ चीन के ऐतिहासिक, व्यापार और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन सिल्क रूट से जुड़े हुए हैं। प्राचीन सिल्क रूट आता है तो किसका नाम आना चाहिए? कुषाण साम्राज्य का नाम आना चाहिए, आपके ध्यान में झट से आ जाना चाहिए। और कौन सी कला आनी चाहिए? तो गांधार आर्ट आना चाहिए आपके ध्यान में, धर से गांधार आर्ट आना चाहिए ना, जिसमें बुद्ध भगवान की ग्रीकों से जुड़ी हुई मूर्ति बनाई जाती है। ओके, ये सारा कुछ ध्यान में रहना चाहिए। जैसे ही मैं एक टॉपिक का नाम लूँ 10 टॉपिक ध्यान में आ जाना चाहिए। यह क्षेत्र चीन को सस्ते निर्यात हेतु बाजार, यूरोप और पश्चिम एशिया के बाजारों तक जमीनी पहुंच प्रदान करता है। मध्य एशियाई संसाधन संपन्न है। उज्बेकिस्तान के पास सबसे बड़ा यूरेनियम भंडारों में से एक है। गैस, तेल, यूरेनियम, तांबा, सोने जैसे सामरिक खनिजों के बड़े पैमाने पर हैं यहाँ पर। चीन के झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए इन देशों के साथ अपने संबंधों को भी प्राथमिकता दी है, जो मध्य एशिया के साथ अपनी सीमा बनाता है। अब शिनजियांग प्रांत कहाँ है चीन का? ये मैप है, देखिए यहाँ पर जो चीन का प्रांत है, ये कौन सा है? शिनजियांग प्रांत, जहाँ पर उइगर मुस्लिम का नाम आपने सुना होगा। ये उइगर मुस्लिम कौन होते हैं? मूल रूप से तुर्की मूल के मुस्लिम होते हैं, तुर्की और उज्बेक मूल के मुस्लिम होते हैं, जो प्राचीन समय में जब आक्रमण हुए, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, तो उस समय ये सब देश में आकर बस गए थे मुस्लिम लोग। अब उइगरों का बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न करता है चीन, तो इसके कारण से यहाँ पर विद्रोह होते रहते हैं। तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए इन देशों का मदद चाहिए, किसको? चीन को। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में जब कोई विद्रोह होता है तो हमें म्यांमार और बांग्लादेश की मदद चाहिए ना, उसी प्रकार से इनको भी मदद चाहिए होता है। ओके, BRI और निवेश। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से मध्य एशिया में भारी निवेश कर रहा है, जिसमें तेल और गैस, परिवहन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, हरित क्रांति ऊर्जाएं शामिल हैं। चीनी निवेश से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। शिनजियांग में मुसलमानों के साथ उसके व्यवहार और उसकी उपस्थिति, भूमि अधिग्रहण संबंधी चिंताओं की वजह से चीन के प्रति असंतोष भी देखा जा सकता है। अगला क्या है? चीन अब इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। इस क्षेत्र के सभी देशों को परिवहन व रसद परियोजना होती चीन के बंदरगाह से जोड़ने की बातचीत चल रही है। रूस, चीन व पश्चिम के साथ C5 के संतुलित संबंध हैं। रूस पर अत्यधिक निर्भरता है। ये जो C5 के देश हैं ना, ये सभी एक्चुअली में रूस का भरा भाग होते थे। जब 1991 में USSR टूटा तो ये सारे C5 के जो देश दिखते हैं आपको, ये सभी अलग अलग हुए। पहले रूस की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। आप याद कीजिए स्वतंत्र भारत से पहले के अंग्रेज़ों के कार्यकाल को। उस समय में रूस की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। अफगानिस्तान बफर स्टेट के तौर पर काम करता था ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच में। बफर स्टेट क्या होता है? दोनों के बीच का स्टेट, इधर रूस इधर भारत। तो ये सारे C5 किसके सदस्य थे? तो USSR के सदस्य थे। तो जब अलग हुए हैं, तो अलग हुए अभी कितने साल ही हुए भाई? 30, 31, 32 साल हुए हैं करीब में, है ना। तो ये सब पर अभी भी रूस का काफ़ी ज़्यादा दबदबा बना हुआ है। ओके, हालांकि CSTO क्या है? सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के एकता कमजोर हो रही है। यूक्रेन संघर्ष ने मध्य एशिया के साथ रूस के सुरक्षा संबंधों के परिणाम के विषय में चिंताएं बढ़ा दी है कि क्या पता रूस कल को इधर भी घुस आए। वर्ष 2022 में किर्गिस्तान ने एक CSTO सैन्य अभ्यास रद्द कर दिया, जो पिछले वर्ष उसके क्षेत्र में आयोजित किया जाना था। 5 मध्य एशियाई देशों में किसी ने भी खुले तौर पर संघर्ष में रूस का पक्ष नहीं लिया। इन देशों में रूस की बहुत बड़ी पैठ है। बहुत बड़ी का मतलब यहाँ पर कुछ विद्रोह होता है तो रूस शांत करवा देता है उसको, इतनी बड़ी पैठ है। फिर भी रूस ने इस क्षेत्र के साथ अपना व्यापार बढ़ाया, क्योंकि वह यूरोपीय आयात पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था रूस, है ना। चीन का बढ़ता प्रभुत्व, अब चीन का इस क्षेत्र में बढ़ रहा है प्रभुत्व, है ना। पश्चिम की ओर देखना, ये देश क्या है? मध्य एशियाई देश यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिम के साथ व्यापारिक संबंध विकसित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र लैंड लॉक्ड भूगोल, सीमित परिवहन, बुनियादी ढांचे ने इस प्रयास में बाधा उत्पन्न की है। अब ये जो देश हैं ये बंधे हुए हैं, इनके यहाँ लैंड लॉक्ड है, किसी समुद्र से इनका कनेक्शन है नहीं। मध्य एशिया में भारत की हिस्सेदारी, अब सवाल यहीं से पूछा जाएगा कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक व प्राचीन संबंध है हमारे। सिल्क रूट 3री शताब्दी से पूर्व 15वीं शताब्दी तक भारत को मध्य एशिया से जोड़ता था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से लेकर बॉलीवुड के अस्थायी प्रभाव तक भारत इस क्षेत्र के साथ पुराने व गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। याद कीजिए, एक दिन मैंने पढ़ाया था सॉफ्ट पावर
हमारा सॉफ्ट पावर के रूप में दो चीज़ यहाँ पर काम करता है। एक हमारा बॉलीवुड काम करता है। कजाकिस्तान के लोग पता नहीं क्यों ऋतिक रोशन के पीछे पागल हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं वहाँ के लोग, बहुत ही मतलब पागल हुए पड़े हैं। जैसे मिथुन चक्रवर्ती के पीछे पूरा रूस पागल हुआ पड़ा है, पता नहीं क्यों राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती से उनको क्या प्यार है ना। ऊपर से क्या है, महायान बौद्ध संप्रदाय, इसको किसने फैलाया था इन क्षेत्रों में, तो कनिष्क ने फैलाया था। कनिष्क कुषाण साम्राज्य के समय में कनिष्क ने क्या किया था, इन क्षेत्रों में, भारत के उत्तर में जाएंगे जैसे ही आप तो महायान आपको मिलेगा, और भारत के दक्षिण में जाएंगे तो आपको हीनयान संप्रदाय देखने को मिलता है बौद्ध धर्म का। तो ये दो चीज़ हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं। सुरक्षा को लेकर क्या है भाई, भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अधिकारी भारत आए थे। क्या हुआ था 2022 में, तो 2021 में ही ना, हाँ, तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तो इन देशों की सुरक्षा की भय हुई थोड़ी सी, तो भारत ने इनके साथ सुरक्षा बैठक की थी एक। इस बैठक के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को बल दिया गया, जिन्हें भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंध, अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति को स्थिर करना, क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करना जैसे साझा हित शामिल थे। भारत ने तजाकिस्तान में सैन्य ठिकानों का नवीनीकरण करने, इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए रखने का भी प्रयास किया है। तजाकिस्तान में सैन्य संगठन है, सैन्य ठिकाना है हमारा एयरफोर्स की एक पट्टी है इन देशों में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। विमानपत्तन मार्ग के परिचालित होने के बाद भारत ने अपने दो प्रतिद्वंदी चीन व पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक लाभ भी प्राप्त होता। तजाकिस्तान बाखान कॉरिडोर के करीब स्थित है, जो अफगानिस्तान और चीन के साथ साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ता है। बाखान कॉरिडोर कौन सा है, अफगानिस्तान और चीन के साथ साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को POK को जोड़ता है। PT फैक्ट में भी याद रखेंगे इसको। विस्तृत नेबरहुड नीति भी हमारी, विस्तृत नेबरहुड मतलब पड़ोसी का पड़ोसी भी मित्र होगा हमारा। 2022 से भारत ने विस्तृत नेबरहुड नीति के प्रति प्रतिबद्धता जताई, जिससे उसे भू राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक लक्ष्यों की विविधता लाने, अपने मध्य एशियाई भागीदारों को कई मोर्चों पर शामिल करने का आह्वान भी किया है। बहुत सारा कुछ मैंने क्लियर किया है। SCO वगैरह तो हम लोग करेंगे ही आने वाले समय में। और तापी एक परियोजना का भी नाम याद रखेंगे आप लोग। तापी क्या है, TAPI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इनका पाइपलाइन है नेचुरल गैस का। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं काट सकता हूँ इसमें से कुछ न्यूज़ को, क्योंकि आपका फिर नुकसान हो जाएगा। मैं तो कम कर दूंगा, लेकिन लिथियम से जुड़ा हुआ सवाल पूछे जाने की संभावना 99% है आपके एग्जामिनेशन में, मेंस में। कहाँ कहाँ पर मिला है, भारत के जम्मू कश्मीर और राजस्थान। जो भारत लिथियम में कोई स्थान नहीं था हमारा, वो भारत अब टॉप 5 जो दुनिया में जिनके पास लिथियम भंडार, उनमें हमारा नाम आ गया है। और भविष्य लिथियम का है। कल मैंने बताया था कि भविष्य किसका, ग्राफीन का है। तो ग्राफीन बिना लिथियम के काम ही नहीं कर सकता। पूछो कैसे, क्योंकि बैटरी तो हम यही लगाएंगे। ग्राफीन का हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन बना लेंगे, डिस्प्ले बना लेंगे, TV बना लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो हमारी बैटरी चाहिए वो तो लिथियम से ही मिलेगा हमें। तो लिथियम का भविष्य है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर बहुत सारी चीज़ों में लिथियम का काम होता है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि इंडियाज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट वाज वैल्यूड, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, $383.5 मिलियन इन 2021। और बहुत ही तेज़ी से हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट बढ़ रहा है, मोबाइल का मार्केट बढ़ रहा है, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट बढ़ रहा है। तो ये जितने मार्केट बढ़ेंगे जिसमें भी बैटरी का इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होता है, जो भी कार से लेकर मोबाइल तक, टैबलेट से लेकर लैपटॉप तक, उन सब में लिथियम बैटरी का उपयोग होता है। और लिथियम इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान की असीम कृपा हम पर कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इन 2 जगहों पर हमें लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। बड़ा मतलब दुनिया के 5 देशों में हम लोग आ गए। अब वहाँ से हम जब निकालना शुरू करेंगे तो हम रूल करेंगे अब आने वाले समय में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिथियम के बारे में और क्या क्या है। इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। बाकी इस न्यूज़ में अपने काम का कुछ नहीं है, मैं उसको लिथियम के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। क्या है लिथियम भाई, लिथियम जिसे रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी कभी व्हाइट गोल्ड की संज्ञा दी जाती है। याद कीजिए अपने एग्जामिनेशन में आपसे सवाल कुछ पूछा गया था, वाइट गोल्ड की भी इसको संज्ञा कभी कभी दे दी जाती है। ये इतना ज़्यादा, जैसे ब्लैक जो गोल्ड होता है वो क्या किसको कहा जाता है, तो कच्चा तेल को कहा जाता था, क्योंकि उसकी पहले बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी। अब ज्यों हम रिन्यूएबल सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, कच्चा तेल की वैल्यू कम हो रही है, लिथियम जैसे सोर्स की वैल्यू बढ़ रही है।
इसका ध्यान रखेंगे। नाम से जाना जाता है। एक नरम और चांदी जैसी सफ़ेद धातु होती है लिथियम। निकासी, भंडार के प्रकार के आधार पर लिथियम को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर बड़े आकार के ब्राइन पूलों के सौर वाष्पीकरण के द्वारा अथवा अयस्क के हार्ड रॉक निष्कर्षण के द्वारा इसको निकाला जाता है। उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, यहीं से सवाल पूछेगा। लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप, मोबाइल आदि के बैटरी में होने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक महत्वपूर्ण घटक है ये। जहाँ पर भी आपने रिचार्जेबल बैटरी देखी है, अब आजकल तो ओला उबर के जो स्कूटी आने लगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले, जिसमें आग बहुत ज़्यादा लग जाती है, वो वाले में भी लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में भी किया जाता है। इसका उपयोग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने, उसकी क्षमता सुधार करने और उन्हें हल्का बनाने के लिए भी किया जाता है। देखिए, आपसे सवाल ये पूछेगा निम्न में से कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। ये तो पीटी और मेंस दोनों फैक्ट में आपके काम आएगा। मैग्नीशियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग कवच, आर्मर बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि हल्का होता है, हल्का और मजबूत भी होता है। एल्यूमिनियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग एयरक्राफ्ट, उच्च क्षमता वाली साइकिलों के फ्रेम व हाई स्पीड ट्रेन में भी किया जाता है। प्रमुख वैश्विक लिथियम भंडार, इसको ध्यान में रखेंगे। दक्षिण अमेरिका नामक एक प्रायद्वीप है, महाद्वीप है, वहाँ पर मैक्सिमम लिथियम के भंडार हैं। वहाँ पर लिथियम ट्रायंगल भी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है। चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना लिथियम रीजन वाले शीर्ष देश हैं। लिथियम त्रिकोण किसको कहा जाता है? लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल हैं? एक है चिली, यहाँ पर चिली लिखिए, यहाँ पर अर्जेंटीना लिखिए, यहाँ पर बोलीविया लिखिए। ये तीनों देश कहाँ पर हैं? दक्षिण अमेरिका में हैं ये तीनों देश। भारत में लिथियम भंडार, प्रारंभिक सर्वेक्षण में दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या जिले में सर्वेक्षण की गई भूमि के छोटे से हिस्से में 14,100 टन के अनुमानित लिथियम भंडार का पता चला था। राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में मीका बेल्ट है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पैगमाइट बेल्ट है, गुजरात में कच्छ का रण है जहाँ पर पाए जाने की संभावना है। तो कहाँ पर अभी पाया गया है? राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। भारत वर्तमान में अपनी लिथियम की मांग को कैसे पूरा करता है, ये आखिरी न्यूज़ है, इसके बाद हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन समाप्त हो जाएगा। भारत वर्तमान में लिथियम सेल और बैटरी के लिए आयात पर निर्भर है। 2017 में वित्त वर्ष 2020 के बीच में 165 करोड़ से अधिक का लिथियम बैटरी भारत में आयात होने का अनुमान है। अब जब हमारे यहाँ लिथियम का प्रोडक्शन होने लगेगा तो हम लिथियम बैटरी खुद बनाएंगे, हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी इन देशों पर, जिसका अनुमानित आयात बिल $3.3 बिलियन अधिक है। बताओ, इतना पैसा हम बचा लेंगे, है ना। लिथियम सोर्सिंग समझौते को सुरक्षित करने देश के प्रयासों को चीन के से आयात के खिलाफ एक पहल के रूप में देखा जाता है, जो कच्चे माल और सेल दोनों का प्रमुख स्रोत है। चीन का जो निर्भरता है पूरी दुनिया पर, उसको तोड़ने की हम कोशिश करेंगे इसके बाद। ये चीज़ सामान्य भाषा में समझ में आ गया। आगे क्या है कि भारत को लिथियम मूल्य श्रृंखला में देरी से प्रवेश करने वाले रूप में जाना जाता है। यह ऐसे समय में प्रवेश कर रहा है जब इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यवधान आने की उम्मीद है। लिथियम आयन प्रौद्योगिकी में कई सुधारों की संभावना के साथ 2023 को बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खोज का महत्व क्या है? भारत वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़रूरत होगी, तो उसके में हम भरपूर मात्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं। वैश्विक कमी को संबोधित करना, विश्व में जो कमी हो रही लिथियम को हम उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और बाकी तो आप पता ही है, ये सामग्री तो पता ही चुका हूँ मैं। ओके, वाह, बहुत सारा कुछ हो गया, थक गया मैं भी, बहुत देर से 42 मिनट से बोल रहा था। आज का वीडियो यहीं तक था, लिथियम आयन तक था। बहुत सारे मैंने फैक्ट कवर किए, कुछ फैक्ट रह जाएंगे तो उसको मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।